साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी की पूरक बुक कृतिका से माता का अंचल कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। माता का अंचल, जिसके लेखक हैं श्री शिवपूजन सिंह सहाय। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह अपने पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको अपनी समझ के आधार पर यह बताना है कि क्या कारण हो सकता है कि वह माँ के पास जाता है जबकि उसका लगाव पिता से ज़्यादा था। भोलानाथ का जब आपने कहानी पढ़ा होगा तो ये समझ में आपको आया होगा। तो उत्तर देखिए, माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्यार करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम करता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया से प्राप्त होता है या माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया माँ की गोद में जाकर मिली वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के अंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए इस कहानी का नाम माँ का अंचल रखा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपको ये बताना है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखने के बाद रोना क्यों भूल जाता था, क्यों रोना छोड़ करके खेलने लगता था। उत्तर देखिए, उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की पीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूल कर वह दोबारा क्या करता है, अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उड़ाने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। ये प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है इसे आपको स्वयं से लिखना है। जैसे कि भोलानाथ और उनके साथी लोग क्या करते थे, कहीं खेलते रहते थे तो कुछ वो लोग तुकबंदियाँ कुछ गाते थे, कुछ बोलते थे, कुछ ऐसी बातें कहते थे, कुछ कमेंट किया करते थे। जैसे बारात जब जा रही है तो बारात को देख करके किस प्रकार से कहते हैं, या कि किसी बुजुर्ग को देखकर जब चिढ़ाते हैं तो किस प्रकार से बातें करते थे। इस प्रकार की जो बातें हैं, अगर आपको भी अपने खेल कूद से कोई याद हो तो आप उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है? तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि आज के समय में तो आपकी खेल सामग्री किस प्रकार से है और जिस समय भोलानाथ खेला करता था, जिस समय ये कहानी लिखी गई, और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, गांवों का क्षेत्र होता है, वहाँ पर खेल की जो सामग्रियाँ हैं किस प्रकार से अलग होती हैं, इन सब की भिन्नता को आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थीं जिनसे वे खेलते व खुश होते थे। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी तुलना में बहुत अलग हैं।
भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य या बिना खर्चे के, बिना पैसे की क्या हो जाती थी, प्राप्त हो जाती थी। परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर अर्थात पैसा देने पर ही प्राप्त होती हैं। आज आप पैसा खर्च करते हैं तभी आपको वो सामग्रियां मिल पाती हैं। ये इस प्रकार के हमको अंतर देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। आपको पाठ को पढ़ करके कहाँ कहाँ पर अच्छा लगा, आपको कहाँ पर ऐसा लगा कि आपके दिल को छू रही है ये कहानी, उन प्रसंगों को आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर लिखिए। भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर व मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों का अपने आप के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। और एक प्रसंग यहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का क्या करना, भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग, उनका बचपना, ये चीज़ें इसमें आती हैं। एक और प्रसंग इसमें बता रहे हैं कि बच्चे का अपने पिता के साथ क्या करना, कुश्ती लड़ना या कुश्ती का खेल खेलना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना अर्थात पिता का क्या होना, अपने आप को थका हुआ दिखाना और जो बच्चा है उसको प्रोत्साहित करना, उसके बल को प्रोत्साहित करना और पछाड़ खा करके गिर जाना अर्थात चिट्ट होकर के गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूछें खींचना और पिता का उसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग लगता है कि इस प्रकार से पिता अपने पुत्र के साथ खेल रहा है। ये चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। ग्राम में संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। आपको ये बताना है कि जिस समय ये उपन्यास लिखा गया, कौन सा उपन्यास, श्री शिवपूजन सिंह सहाय का देहाती दुनिया जो उपन्यास लिखा गया, क्योंकि ये देहाती दुनिया से ही लिया गया है। तो देहाती दुनिया जो उपन्यास लिखा गया वो तो 1930 के दौरान लिखा गया था। तो उस समय की ग्रामीण संस्कृति कुछ अलग थी, आज की ग्रामीण संस्कृति कुछ अलग है, दोनों में परिवर्तन हुए हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है किस प्रकार के परिवर्तन आज दिखाई दे रहे हैं, यही आपको बताना है। आइए उत्तर देखते हैं। 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी जीवन का अभाव था। अर्थात उस समय क्या होता था, बनावटी जीवन नहीं था, दिखावे का जीवन नहीं था, लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उस समय ग्रामीण लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे। चोट लगने अथवा बीमार पड़ने पर भी बाजारू दवाइयों के स्थान पर घरेलू नुस्खों का अधिक प्रयोग किया जाता था या करते थे। पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे उस समय की संस्कृति में हम देखते हैं तो लालटेन का प्रयोग होता था 1930 के दौरान, लेकिन आज वहीं पर क्या हो गया है, बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। जहां उस समय बैलों का प्रयोग किया जाता था खेतों की जुताई के लिए, आज वहीं ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू खाद जो उस समय उपयोग की जा रही थी, उस समय पशुओं के गोबर से तैयार की जाती थी खादें, आज कृत्रिम खादें या रासायनिक खादें प्रयोग की जा रही हैं। और क्या है, विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है, जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पर आज आश्रित रहते हैं लोग, जबकि उस दौरान हम देखते हैं कि क्या होता था, अपना काम स्वयं लोग करते थे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे। लेकिन आज क्या है, धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता बढ़ी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा।
अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अब जैसे कि आपने भोलानाथ के बारे में पूरी कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार से वो पिता के साथ खेलता था, किस प्रकार से माता के साथ रहता था, अपने मित्रों के साथ किस प्रकार से रहता था। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको भी अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आ रही होगी, अपने माता पिता के साथ लाड प्यार याद आ रहा होगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी डायरी में आपको स्वयं से लिखना है, आपको करना है। ये वर्क आप स्वयं करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो उत्तर लिखिए। भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर क्या करते हैं, पूजा पाठ करना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उसके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करना। उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ लिवा लाते हैं। यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। आपने जब कहानी पढ़ा होगा, देखा होगा, माँ क्या कर रही थी, तमाम चिड़ियों पंछियों के नाम को रख करके और उसको खिलाती हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि माँ उनकी बहुत ही स्नेही थी, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर के बहुत ही चिंतित थी। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है। अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम, ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। आपको ये बताना है कि ये जो माता का अंचल शीर्षक है कितना उपयुक्त है, या और कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक दे सकते हैं। तो देखिए उत्तर देखिए। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का अंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से क्या है, वो खिन्न है, परेशान है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध क्या करती है, खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को किसी तरह से समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है माँ की ममता। एक और उपयुक्त शीर्षक रखा जा सकता है, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है, अतः यह शीर्षक उचित है। अतः यह भी शीर्षक उचित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। आपको ये बताना है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे वो प्रकट करते हैं। व्यक्त करते हैं मतलब प्रकट करते हैं, तो ये आपको बताना है। उत्तर देखिए। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी विविध प्रकार की हरकतों से करते हैं, अपने विविध प्रकार के कार्यों से करते हैं। वे अपने माता पिता से हठ द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगला क्या है, ख देखिए। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेल करके। ग देखिए। माता पिता को अपने रोजमर्रा के
खेल और बातों को बता करके माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर के माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से तरह तरह से बच्चे अपने प्रेम को माता पिता के साथ अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है। आपको ये बताना है कि इसमें जो बच्चों की दुनिया बताई गई, बच्चों के खेल कूद के बारे में बताया गया है, वो आपके बचपन से किस प्रकार से अलग है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते रहते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि सामान थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, चॉकलेट, पिज्ज़ा आदि सब खा करके अपना बचपन क्या देखते करते हैं, बिताते हैं। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि पहले के समय से परिवर्तन हो गए हैं। एक अंतिम ये प्रश्न है जो कि आपको स्वयं से करना है, स्वयं से पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो ये किताबें आप ले करके या ऑनलाइन देख करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की जो आंचलिक कहानियाँ हैं, जैसे उनका एक तो प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जो कि बहुत ही फेमस है, उसको आंचलिक वो भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो आंचलिक कहानियाँ हैं, जैसे तीसरी कसम हो गई, कई कहानियाँ हैं, उन सबको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से नागार्जुन की भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिन्हें आप देख करके आप नेट से सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इनको पढ़िए तो आप वास्तव में समझ पाएंगे कि आंचलिक जो विशेष क्षेत्र की जो कहानियाँ लिखी जाती है, जैसे ये भी कहानी क्या है, एक विशेष क्षेत्र की है, इसीलिए इसमें ग्रामीण शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, जो आपको समझने में भी कहीं कहीं दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको समझ पाएंगे। और बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।